नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूं आपका फाइवपीडिया द ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो हम अभी जो है कंप्लीट कर चुके हैं हमारे 2 चैप्टर्स और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 10th साइंस इन हिंदी मीडियम। जो तीसरे अध्याय का जो नाम है हमारे साइंस का वो है धातु एवं अधातु। पिछले चैप्टर में मतलब कि अध्याय 2 में हमने पढ़ा क्या अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम दैनिक दिनचर्या में यूज़ होने वाली चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि हमने उसमें बहुत सारी अम्ल की चीज़ें पढ़ी, क्षार की चीज़ें पढ़ी, लवण क्या होते हैं वो पढ़े। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, उनकी अभिक्रियाएं किस तरीके से लिखते हैं और उनका जो यूज़ है उसको हमने सेकेंड चैप्टर में देखा। अब थर्ड चैप्टर में हम बात करने वाले हैं धातु एवं अधातु, जिन्हें कि हम इंग्लिश में कहते हैं क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो धातु को बोलते हैं मेटल्स और अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो बेसिकली अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो हमें पता रहना चाहिए कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। तो इन जनरल में अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो धातु, जैसे कि आप देख पा रहे हो सोना, सोने के बिस्किट्स जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो सोने के बिस्किट्स, ओहो मन में लालच आ रहा है, काफ़ी महंगे होते हैं। तो सोने के जो बिस्किट है, सोना क्या है, एक धातु है, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या गोल्ड। तो इस तरीके से हो गई हमारी धातु। और अधातु की बात कर रहा हूँ मैं, तो अधातु जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर कुछ रखा हुआ है पिंक कलर का। पिंक कलर का क्या दिख रहा है, डायमंड। डायमंड मतलब कि क्या, हीरा, कोहिनूर का हीरा है ये, क्योंकि पिंक जो डायमंड होता है उसे हम कहते हैं क्या, कोहिनूर का हीरा। आपने जो है पढ़ा होगा कि ब्रिटिश जो है हमारे यहाँ से जो है कोहिनूर का हीरा ले जा लिए थे। तो यही वाला जो है वो हीरा है कोहिनूर का हीरा, जिसे हम एक नॉन मेटल्स मतलब कि अधातु के रूप में जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अध्याय को शुरू करने के पहले हम जैसे कि ये डिस्कस कर लेते हैं इसकी रूपरेखा कि हम किसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको रिवीजन में और पढ़ने में जो है एक सरलता मिले, आसानी से आप टॉपिक वाइज 1 बाय 1 पढ़ सको। तो उसके लिए हम जान लेते हैं सबसे पहले क्या, रूपरेखा को। ओके, तो बच्चों चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, में हम पढ़ने वाले हैं ये सब चीज़ें। तो एक एक से देख लेते हैं कि ये है क्या। तो फर्स्ट नंबर पे जो है हम इसमें पढ़ेंगे क्या, धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु तो चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम इसकी पढ़ेंगे क्या, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा पढ़ेंगे और उनके क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु की परिभाषा, उदाहरण, उनके डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। सेकंड नंबर पे हम इनकी क्या करेंगे, भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। जैसे कि हमने क्या सेकंड चैप्टर में बात करी थी कि अम्ल के भौतिक गुणधर्म, क्षारक के भौतिक गुणधर्म। ऐसे ही क्या होते हैं कि धातु के कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, अधातु के कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, तो उनके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि भौतिक को क्या बोलते हैं, भौतिक को हम बोलते हैं क्या फिजिकल, और गुणधर्म को बोलते हैं क्या प्रॉपर्टीज़। तो क्या हो गया ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद में थर्ड नंबर पे बात करें तो हम थर्ड नंबर पे बात करने वाले हैं धातु एवं अधातुओं में अंतर की, मतलब कि डिफरेंसेस इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो डिफरेंस जो रहेंगे, हम ये जो 2 टॉपिक है, ठीक है, एक तो भौतिक गुणधर्म और उनमें डिफरेंस, ये हम एक साथ कवर करने वाले हैं। मतलब कि हम उनके भौतिक गुणधर्म के बेसिस पे जो है हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब कि उसमें अंतर बताएंगे कि उनका क्वथनांक कितना होता है, ठीक है, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ भौतिक रूप में जो है कठोर होते हैं या कैसे किस तरीके से होते हैं, वो सब हम इसमें बात करने वाले हैं। फोर्थ नंबर पे हम अगर बात करें तो वो उसमें आ जाएगा क्या, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब ये भी क्या है, सेम है जैसे हमने अम्ल, क्षारक एवं लवण में पढ़ा था रासायनिक गुणधर्म की, कि वो उनकी किसके धातु के साथ क्रिया क्या होगी, कार्बोनेट के साथ क्रिया क्या होगी, जल के साथ क्रिया क्या होगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसके क्या देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, किसके, धातु के देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में धातु के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, मतलब कि क्या हो गया, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी तो हम इसमें क्या देखेंगे कि धातुओं की क्या अम्ल के साथ क्रिया किस तरीके से होती है। इस तरीके से बहुत सारे उसमें जो आएंगे उसके रासायनिक गुणधर्म आएंगे। फिफ्थ नंबर पे बात कर लेते हैं एक संक्रियता श्रेणी। संक्रियता श्रेणी क्या होती है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है ये, इसको बहुत अच्छे से समझना है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि कौन सा मेटल कितनी जल्दी रिएक्ट कर लेगा, मतलब कि ये एक्चुअली संक्रियता श्रेणी ये बताती है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है
जैसे हमने पीएच स्केल पढ़ा था, तो पीएच में हमने अम्लीय एवं क्षारीय का नेचर देखा था, वैसे ही जो है इसमें संक्रियता श्रेणी और रिएक्टिविटी सीरीज में हम ये देखेंगे कि किस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है। 6 नंबर पे बात करें तो धातु एवं अधातुओं में अभिक्रिया, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन सी रिएक्शन होती है, किस तरीके से रिएक्शन होती है, उसके बारे में जो है हम इसमें बात करने वाले हैं। 7 नंबर पे आ जाता है अपना क्या, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक मतलब कि आयनिक कंपाउंड्स, यौगिकों को क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 8 नंबर पे बात कर लेते हैं तो धातुओं की प्राप्ति। अब हमें धातु किस तरीके से मिलती है, और जैसे धातु हमें क्या मिलेंगी, ज़मीन से मिलेंगी, तो उसका क्या करना पड़ेगा, पहले शुद्धिकरण करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसमें डिफरेंट मेथड होती है, तो वो सब की हम जो है इसमें डिटेल में बात करेंगे। धातु की प्राप्ति मतलब कि अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो प्राप्ति को क्या बोलते हैं, हम प्राप्ति को बोलते हैं क्या, अकरेंस। उसके बाद में 9 नंबर पे आ जाता है क्या, संक्षारण या फिर कोरोजन। हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 1 में पढ़ा है संक्षारण की कोरोजन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, लोहे पर कोरोजन मैंने बताया था आपको यहाँ पे, और वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेन का डायग्राम भी बताया था जिसमें पूरा जंग लग गया था ट्रेन को। तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप फर्स्ट क्लास उसकी देख सकते हो। ठीक है, जिसमें मैंने कोरोजन बताया है, फर्स्ट चैप्टर वाली क्लासेस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो है फर्स्ट यूनिट का टेस्ट जो है आपने दे दिया होगा, मैंने जैसे सेकंड यूनिट पढ़ा था जब आपको बताया था, उसी तरीके से अब हमारी क्या है, थर्ड यूनिट अभी कंप्लीट स्टार्ट हो गई है, और सेकेंड यूनिट जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आप जो है सेकेंड यूनिट का भी टेस्ट दे सकते हो, ताकि आपको जो है उसमें आपको पता चल पाए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो और कितना आपको याद रह रहा है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर आपके कम भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके आपके नंबर्स ज़्यादा आने लगेंगे। ओके, तो लास्ट नंबर पे हो गया क्या, संक्षारण मतलब कि कोरोजन, और फिर उसको प्रिवेंट करने के प्रिवेंशन भी हम इसके पढ़ेंगे। प्रिवेंशन मतलब कि क्या होता है, मतलब कि उसको कोरोजन से किस तरीके से बचाए, प्रिवेंट कैसे करे। ठीक है, तो उसके बाद में हम ये भी पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है हम 9 टॉपिक रहेंगे हमारे, इसी सब टॉपिक से रहेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे क्या, धातु एवं अधातु की परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ में। तो बच्चों हमारे पास है क्या प्रश्न कि धातु एवं अधातु की परिभाषा उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये जो प्रश्न है इसमें हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे क्या, धातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा, और उनके एग्जाम्पल को समझ लेंगे कि कौन सी धातु होती है, कौन सी अधातु होती है। तो बात करते हैं क्या धातु की फर्स्ट नंबर पे। तो धातु को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, हम बोलते हैं क्या, मेटल्स। मेटल्स मतलब धातु। तो ये जो है ऐसे तत्व होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो है अपने पास के जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको त्याग करके खुद पे क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं, प्लस का चिन्ह बना लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहती है। ठीक है, धातु मतलब कि उन्हें सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं या फिर धनायन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आपको ये अभी समझ में नहीं आया होगा, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया कि धातु क्या क्या होती है। तो धातु आपके मन में सबसे पहले धातु में क्या आता है, सोना, तांबा, सिल्वर, लोहा। ठीक है, अब सोडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, तांबा, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है धातु है, और भी बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जैसे हमने ले लिया है क्या, सोडियम। तो सोडियम को हम किससे डिनोट करते हैं, मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से त्याग करेगा और किस तरीके से जो है उस पर धनायन बनता है। तो जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम को हम डिनोट करते हैं किससे, Na से, N कैपिटल A स्मॉल। इसको हम कैसे, सोडियम से डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम के लिए क्या आता है, Mg आता है। इसी तरीके से क्रोमियम के लिए क्या आता है, Cr आता है। कोबाल्ट के लिए क्या आता है, Co आता है। ठीक है, तो सोडियम को हम डिनोट करते हैं किससे, Na से। अब Na जो है सोडियम है, तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हमें पता है कि इसमें कितने होते हैं, 11 नंबर पे आता है। ये पेरियोडिक टेबल जो हम अभी पढ़ेंगे आगे, वैसे आपको आइडिया इसके बारे में होगा कि एक पेरियोडिक टेबल होती है जिसमें कि क्या इनको दर्शाया गया है इनके एटॉमिक नंबर और वेट की अकॉर्डिंग। तो इनका एटॉमिक नंबर, तो इसका जो होता है प्रोटॉनों की संख्या जो होती है इसमें कितनी होती है, 11 होती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें कितनी होती है, 11 होती है।
अब मेन बात ये है कि इसमें मैंने जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों की है, इलेक्ट्रॉन क्या ही त्याग क्यों कर रहा है और प्रोटॉन का त्याग क्यों नहीं कर रहा है, ये भी मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 11 है और प्रोटॉन भी क्या है 11 है। बट प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं ये काय में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, काय में होते हैं, नाभिक में, नाभिक में होते हैं। और आपको पता है कि नाभिक जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसकी दीवारों को तोड़ के अंदर से प्रोटॉन को निकाल लेना इतनी किसी में हिम्मत नहीं होती है। तो जो है इस वजह से प्रोटॉन का यहाँ पे लूज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन का लूज यहाँ पे क्यों करता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का लूज अब जैसे 11 होता है, ठीक है। अब इसको स्टेबल, इसका जो हम ऑक्टेट लिखेंगे, इसको जो हम इस तरीके से लिखेंगे कि हर जो इसकी सेल होगी, ठीक है, उसमें जो है कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कितने, पहले में आ जाएंगे 2, फिर आ जाएंगे दूसरे में कितना 8, तो कितने हो गए 10, 8 और 2 10, और बच गया कितना 1। तो इस तरीके से इसकी जो स्टेट रहेंगी। तो उसको मैं यहाँ पर डायग्राम में बता देता हूँ कि जैसे कि ये Na के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये इसकी पहली सेल है, पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा, और ये इसकी कौन सी अपनी तीसरी कक्षा, ठीक है। तो पहली कक्षा में हमने कितने रख दिए, 2 रख दिए, यहाँ पे मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, ठीक है। प्रोटॉन्स को तो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोटॉन की यहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि उसके नाभिक में जाके प्रोटॉन को निकाल के ला ले। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये टोटल 10 हो गए। अब बच गया कितना 1, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। टोटल कितने हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये क्या है अपने इलेक्ट्रॉन्स है, हर कक्षा में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है शो कर दिए। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये स्टेबल कब हुआ, कोई भी जो है स्टेबल कब होता है, स्टेबल जब होगा जब उसकी बाहर की जो है स्टेट में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे या 8 रहेंगे। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, मतलब कि ये अनस्टेबल है अभी, मतलब कि ये तैयार बैठा है कि कोई मेरे पास आए और मैं उसको ये इलेक्ट्रॉन दूं और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो जब स्टेबल हो जाएगा तभी तो ये अच्छी धातु रहेगी, एक स्टेबल धातु रहेगी, स्टेबल मेटल्स रहेंगे। तो इस वजह से ये क्या करता है कि अपना जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको जो है ये दूसरे को दे देता है। तो ये अब अगर दूसरे को दे देगा तो इसके बाद में इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा Na इस तरीके से यहाँ रहेगा। और इसकी मैं अगर सेल दिखाऊं तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो जैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। और इसके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी जैसे के वैसे रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। बट अब क्या हुआ कि अब इसने, ये तो था अपना क्या Na, जिसके पास कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पे इसके पास साइन आ जाता है क्या Na प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद में इसे हम Na प्लस से दर्शाएंगे। और चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को जो है लूज़ किया है, मतलब कि त्याग किया है, और हमारी डेफिनेशन यही कहती है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग करे तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो हम धातु कहेंगे Na को, Na प्लस को नहीं कहेंगे, Na प्लस को धातु नहीं लिखेंगे हम। धातु अगर बोला तो धातु हम Na को ही लिखेंगे, क्योंकि वो तो बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, उसके बाद वो धातु बन जाएगा, ठीक है। ऐसी जो है मैग्नीशियम के केस में भी होता है। तो इस तरीके से जो है इसका एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये लिखिए, इसके बाद में ये एक डायग्राम बना दीजिए जिससे कि आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। और इसके बारे में बात कर ले तो धातु जो होती है वो क्या होती है, एक कठोर पदार्थ होती है। धातु एक कठोर पदार्थ होती है और ये विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक से क्या मतलब है, चालक मतलब कि क्या होता है कि विद्युत इसमें से पास हो जाती है।
विद्युत का सप्लाई इसमें से हो जाती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत का चालक बोलते हैं। और ये जो है बहुत प्रकार के गुण भी रखते हैं। गुण मतलब कि क्या, जैसे कि बोलते हैं कि किसी इंसान के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, किस तरीके के गुण हैं वो भी बताते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या है, गुण है। जैसे कि ये क्या होता है, कठोर होता है। कठोर होता है मतलब कि आसानी से टूटता नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करें, भंगुरता हो जाता है, भंगुरता की प्रॉपर्टी भी रखता है। अलग अलग मेटल्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती है, तो उसमें मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी। जैसे कि तन्यता है, वायर को खींचने पर उसमें क्या होता है, तन्यता आ जाती है, तो वो वाली तन्यता है ये, मतलब कि खींचने पर जो है ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे कुछ गुण होते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ धातुओं के जो है, मेटल्स के जो है प्रकार होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एंड देन फिर हम बात कर लेंगे क्या, अधातु के बारे में। चलिए बच्चों, तो बात कर लेते हैं अब क्या, अधातु, नॉन मेटल्स के बारे में। धातुओं के जो प्रकार है उसे हम अलग से क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं क्या, अधातु की, जिसे हम कहते हैं क्या, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये अधातु जो है हम उन्हें कहते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं कि एक या एक से अधिक क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। धातु में हमने क्या पढ़ा था कि त्याग करते हैं और क्या बना लेते हैं, धनात्मक चिन्ह बना लेते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है और ऋणायन बना लिया जा रहा है, ठीक है, ऋणायन बना लिया जा रहा है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, फ्लोरीन इत्यादि। तो जिस तरीके से हमने पिछले में धातु के केस में सोडियम के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या, फ्लोरीन को। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन के केस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सोडियम के विपरीत है। तो फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन को हम दिखाते हैं किससे, एफ से। पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का नंबर क्या होता है, फ्लोरीन का नंबर होता है क्या, 9। मतलब कि इसके पास प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 9। इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 9। अब जैसे कि मैंने बात करी थी कि प्रोटॉन्स की तो कोई छिड़कानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। नाभिक में रहते हैं मतलब कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में रहते हैं, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये जो है अंदर जाके बाहर निकाल ले प्रोटॉन्स को। तो हम मेनली यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम ये देखेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स त्याग करता है या फिर ग्रहण करता है। तो जैसे फ्लोरीन के केस में हम इसकी ऑक्टेट बनाए, यहीं पे बना लेते हैं। तो ये है फ्लोरीन, ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2,8। 8 तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7। तो 7 और 2 मिलके कितने बन गए, 9 बन गए। मतलब कि इसकी जो है ऑक्टेट जो है लास्ट के सेल में जो है कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नहीं है, 7 है, मतलब कि 1 की कमी है। तो यहाँ पे मैं अगर दर्शा दूँ तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 और 2, तो ये 2 तो हो गए। दूसरी कक्षा में मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसकी अगर, तो दूसरी कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, एक तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, भेज दे, किसी और को जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, दान कर दे, या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अब आप अगर ये बताइए कि इसके लिए आसान क्या रहेगा, आसान तो यही रहेगा कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि भाई 7 छोड़ देगा तो 7 अगर दे देगा किसी को तो इसकी जो संपत्ति पूरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये कहेगा कि मैं इतना घाटा क्यों करूं अपना, मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले ही लेता हूं किसी से। तो ये तैयार बैठा है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये क्या करता है, ये अपना जो है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। तो जब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या हो जाता है कि अंदर वाले तो जैसे कि वैसे रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बट बाहर वाली सेल में क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब कि 8 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा आ गया तो उसकी वजह से हम इसको माइनस से डिनोट करते हैं, F माइनस। वहाँ पे हमने सोडियम को प्लस से डिनोट किया था क्योंकि उसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया था, और इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ला लिया। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसकी जो है ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गई और ये स्टेबल बन गया। और ये क्या कहलाया, ये कहलाया कि अपना अधातु, मतलब कि नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से जो है फ्लोरीन का एग्जाम्पल आ जाता है। इस पर जो है इलेक्ट्रॉन का चिन्ह आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह आ गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, यह लिख देता हूं मैं, ऋण विद्युतीय तत्व। ऐसे ही धातु के केस में क्या आया था, प्लस चिन्ह आया था, तो उसे हम कहते हैं क्या, धन विद्युतीय तत्व। ठीक है, ये आपके समझने पॉइंट ऑफ व्यू से है, इनके जो है दूसरे नाम है। मतलब कि धातु को कहेंगे हम धन विद्युतीय तत्व और अधातु को कहेंगे ऋण विद्युतीय तत्व, क्योंकि इस पर जो है ऋण आ जाता है और धातुओं पे क्या आ जाता है, धन आ जाता है। और बात कर लेते हैं अधातु के बारे में। तो अधातु क्या होती है, अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। और जो हमने धातु पढ़ा था, धातु क्या होती थी, सिर्फ ठोस में मिलती थी। उसमें एक जो है वो है अपवाद है। अपवाद क्या है धातु में, वो हम अभी जो है अंतर जब पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंसेस, तो उस टाइम पे भी हम जो है बात करने वाले हैं इन सब चीज़ों की। तो अपवाद क्या है, उसमें पारा, मतलब कि क्या, Hg। ये क्या है, एक धातु है, लेकिन क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड मतलब कि क्या, द्रव। तो ये वहाँ पर अपवाद है और यहाँ पर जो है ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। और ये जो है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब कि इनमें से जो है विद्युत पास नहीं होती है। और हमने धातु के केस में पढ़ा था कि धातुओं में से क्या होती है, विद्युत की चालक होती है, विद्युत उनमें से पास हो जाती है, मतलब कि विद्युत उसमें से सप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें से जो है विद्युत पास नहीं होती है, नो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक अपवाद है ग्रेफाइट। अपवाद का मतलब ये होता है कि कुछ हट के मतलब कि सब कुछ अच्छा है पर ये बेकार है, ऐसा। तो इसमें क्या है कि विद्युत का तो कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। मतलब कि क्या कर देता है, विद्युत को अपने में से पास कर देता है, मतलब कि विद्युत की सप्लाई कर देता है। तो ये इसका अपवाद हो गया। तो हमने जो है दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में आपको वो वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए हैं। एक तो ये, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं, पर मेन जो जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उसमें ये कि विद्युत का कुचालक अधातुएं होती है, लेकिन ऐसी कौन सी अधातु है जो कि विद्युत का चालक होती है। तो क्या हो रहेगा, ग्रेफाइट उसका आंसर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे ऐसी कौन सी धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, मतलब कि द्रव फॉर्म में रहती है। तो क्या आ जाएगा, पारा, Hg। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि धातुएं विद्युत की चालक होती है या कुचालक होती है, ठोस होती है या द्रव होती है या गैस होती है। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दे देंगे और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जैसे ब्रोमियम दे दिया कि ये आपका धातु है या अधातु है, सोडियम दे दिया आपकी धातु है या अधातु है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था धातु और धातु के डेफिनेशन। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।